आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑफ कंपनी लॉ दिसंबर अटेम्प्ट 23 का जो आपका अटेम्प्ट था वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने का रहेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ताकि जो एक हम क्वेश्चन को गलत पढ़ के और आंसर कर देते हैं ना, वो मोस्ट सिली मिस्टेक होती है, मतलब एक मेजर सिली मिस्टेक होती है। आपको आता भी है, सब कुछ है, बट जल्दी में पैनिक मोड में आप जब क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टेक्निक्स कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस इफ एनी ऑफ द प्रिंसिपल इफ एनी टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपकी कंपनी में मेंबर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी यू हैव, ठीक है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू दैट एक्सटेंट। जितने भी आपके आर्टिकल्स में लिखा होता है उन सब मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। आपने अमाउंट लिख देते हो कि 500 600 समथिंग जो भी है, लेकिन एक्सेप्शन मतलब उसका उल्टा मतलब ऐसा कब होगा जब उन मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिक 3 कारण होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका स्टैट्यूटरी नंबर, जो है स्टैट्यूटरी नंबर ऑफ मेंबर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेकंड, अगर डिफॉल्ट करते हैं ऑफिसर्स, या फिर जो आपकी कंपनी है वो खुद एक फ्रॉड कंपनी बनी है, उसका जो पर्पस था बनने का वही उसने फ्रॉडलेंट तरीके से बनाया है, उसका पर्पस फ्रॉड था, उसका ऑब्जेक्टिव फ्रॉड था कंपनी का, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी आर एज अंडर। तो बेसिकली इसमें मैंने जैसे कि अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, 3 मेजर चीजें होती हैं। एक, जो आपके स्टैट्यूटरी लिमिट है मेंबर्स की वो रिड्यूस हो जाती है और आप कंटिन्यू रखते हो 6 मंथ्स तक काम करना उसी पोजीशन में, तो वो एक एक्सेप्शन है। तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। एक बार फटाफट रीड करते हैं। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7 एंड द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 एंड कंपनी कैरी ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स while the number of member is also reduced every member of the company during that time, it so carries on business after that those 6 months and is cognizant to the fact that is carrying on business with less than 7 or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of whole debts of the company contracted during that time and may be severally sued therefore। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है वो तो जाएगी डिफॉल्ट में, प्लस जो मेंबर्स होंगे वो भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है और हम स्टिल वी आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो वो भी इस चीज में आएंगे। दूसरा आपका है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही अनलिमिटेड कंपनी की तरह हुई है, तो ठीक है, तो वो तो एक एक्सेप्शन आपका हो ही जाएगा। फिर वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, मतलब वो किस तरीका क्या करती है यहाँ पे, उसकी जो इंटेंशन है वही आपकी क्या है, इंटेंशन जो है वो आपकी क्या है, फ्रॉड है। तो अगर जब इंटेंशन आपकी यहाँ पे फ्रॉड है, fraudulent एक्शन कर रहे हो आप, तो ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द सिचुएशन सो वारंट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी शैल बी अनलिमिटेड। ठीक है, फिर वेयर इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट अपीयर्स दैट द एनी कंपनी ऑफ द बिजनेस हैज बीन कैरिड आउट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स of the company or any other person of fraudulent purpose, the tribunal may declare the person who are knowingly parties to carrying on business। ये भी आपका, अगर आप डिफ्रॉड इंटेंशन रखते हो तो भी आपका इसमें जाएगा और आपकी जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप 3-4 पॉइंट्स ही लिख लो, आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें तो काफ़ी दिए हुए हैं, इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 3 या 4 पॉइंट्स लिखो थोड़े अच्छे-अच्छे, या फिर 5 छोटे-छोटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड जो है, अब देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, आप एबीसी लिमिटेड को क्या करोगे, आप एबीसी, अगर आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना है। आपको एबीसी लिमिटेड मार्क करना है, मार्क करने में तो कोई टीचर भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, एबीसी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड, मतलब ये आपकी कौन सी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। दीपक इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड। अब ये जो दीपक है ये एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा है, तो एक्सवाईजी लिमिटेड पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो उसने क्या करा, मतलब एक्सवाईजी लिमिटेड मतलब जो होल्डिंग कंपनी है उसने रेजोल्यूशन पास करा इन जनरल मीटिंग टू इशू इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टू दीपक को, मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपनी कंपनी में पास किया और एबीसी लिमिटेड में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है दीपक, उसको देने के लिए, प्रोवाइडिंग इज प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, आप सबको पता है स्वेट इक्विटी शेयर्स इसलिए दिए जाते हैं। ठीक है, पंकज हु इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड ऑब्जेक्टेड द फॉलोइंग। तो देखो, जब भी यहाँ मैंने आपको क्या बताना चाहा, इससे कि आपने जो है इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपने मार्क कर दिए। लाइक आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा एबीसी लिमिटेड है, एक्सवाईजी लिमिटेड है, तो इससे पता चलेगा कि किस कंपनी की बात हो रही है और कौन दो चीजें इन्वॉल्व है। मेजर जो टॉपिक्स हैं, जो मेजर की वर्ड्स हैं, वो आप क्वेश्चन के क्या करो, मार्क कर लो। स्क्वायर इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड टू दीपक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी एबीसी लिमिटेड। तो क्या ये चीज वैलिड है? नो। जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो दिए क्यों जाते हैं? वो दिए जाते हैं कि आपने कुछ अच्छा काम दिया है, अवार्ड, आपने अपना खून पसीना, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट मतलब आपने अपना
पसीना निकाल के कुछ अच्छा काम किया है, कंपनी को ग्रोथ दी है, इसलिए कंपनी खुश होकर आपको शेयर्स दे रही है, ठीक है? तो वो बेसिकली किसको देगी? कंपनी के डायरेक्टर को देगी या फिर कंपनी के एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को देगी, ठीक है? इन 2 को ही स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है? या फिर आप अदर देन कैश भी दे सकते हो, ये चीज़ है। तो ये आपका समझ में आ गया? स्पेशल रेज़ोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ एक्साइज़ लिमिटेड, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ ऑब्जेक्शन कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी को जो एक्साइज़ कंपनी है, उसका जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन अभी हम एक करके दो लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोवाइड इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है? फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ फॉर ऑफ अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये आपको अपने खून पसीने की जो एक तरीके से कमाई होती है, वो होती है, ठीक है? जो किसको दी जाएगी? ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स एंड और एम्प्लॉइज को दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये भी हमें लिखना जरूरी है। परमानेंट एम्प्लॉइज ही काउंट होंगे सिर्फ, ठीक है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, एंड एम्प्लॉय और डायरेक्टर डिफाइंड क्लॉज ए और बी अबव द सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है? तो इसके कंटेक्स्ट में अगर हम आंसर दें, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड, हेंस द ऑब्जेक्शन ऑफ पंकज इज नॉट करेक्ट। जो कंपनी सेक्रेटरी था एक्सवाईजी का, उसका जो ऑब्जेक्शन था कि हम उसके डायरेक्टर को क्यों दें, वो गलत था। आपकी कंपनी तो एक हो गई ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी काउंटेड एज वन। तो ये आपका ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर ये पंकज जो है ये सही है, क्योंकि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होता है फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज व्हाटएवर, ठीक है? थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपको आई बटन पे मिल जाएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है? न्यूमेरिकल है, तो वो मैं थोड़ा सा अलग कर दिया था। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का डी, पीकॉक होम अप्लायंसेस लिमिटेड, सबसे पहले आपको मार्क करना है ये, ठीक है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2015 टू मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक प्रेशर कुकर्स। इन ईयर 2017 अ कंपनी इशूड 6 years 7% नॉन कन्वर्टेबल कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 15 crore टू अनदर कंपनी कॉल्ड क्लासिक अप्लायंसेस लिमिटेड, ठीक है? तो जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो इन्होंने क्या करे? इशू करे टू अनदर कंपनी क्लासिक अप्लायंसेस लिमिटेड को। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन इन द होम अप्लायंसेस मार्केट, द कंपनी वाज जस्ट एबल टू ब्रेक इवन। जस्ट एबल टू ब्रेक इवन मतलब कोई लॉस कोई प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। कंपनी डोंट डिक्लेयर एनी डिविडेंड, ऑब्वियसली क्या हुआ, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करती? बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन वाज एंड अनेबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 ऑन मैच्योरिटी। अब रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, हमें एक्सप्लेन करना है द वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एंड हाउ द आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कैन बी डिस्चार्ज एज प्रॉफिट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। बेसिकली लिखने का तरीका क्या होता है, ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है? फर्स्ट व्हाट यू विल डू, आप प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, अगर हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको रिडीम कहाँ से कर सकते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है? तो इसको देखो किस तरीके से लिखना है, रीड करते हैं एक बार हम इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 55 और सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी या परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप ऑब्वियसली आपको सेक्शन याद नहीं होगा। नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं जहां से हम पैसा निकाल सकते हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है? और वो वाला प्रॉफिट जिस जो डिविडेंड के लिए रखा हुआ है, बट कंपनी का तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है? सेकंड, आपके फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो पैसा उनका आया है, ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन of existing preference shares. So where the company has issued preference shares is not in the position to redeem its preference shares or pay dividend on the preference shares. ठीक है? इट में सबसे पहले क्या कंसेंट लेनी है आपको, कंसेंट ऑफ 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स एंड विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। आपको क्या करना है, जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, उनकी 3/4 इन वैल्यू जो होगी, मतलब 75%, उनकी अप्रूवल लेनी है। किस चीज की? टू इशू फर्दर रिडीमेबल शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स। हमारा क्या है, हमारी हमने जो दूसरी कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी को हमने प्रेफरेंस शेयर दे रखे थे, कंपनी वाई थी, ठीक है? कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को इशू कर रखे थे प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की पोजीशन में कंपनी नहीं है, तो प्रोविजन क्या कहता है कि जो कंपनी वाई है उसके 75% जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनकी आप कंसेंट ले लो, प्लस ट्रिब्यूनल की कंसेंट ले लो, इस चीज के लिए टू इशू फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स।
ताकि जो पैसा वहां से आए आप उनसे पैसा रिडीम कर सकते हो, ठीक है। Where the profit is not available for the payment of dividend and redemption of unredeemed preference shares on maturity, the only way available to the company is opt for rollover of the existing preference shares along with the accumulated preference shares dividend when it becomes due for the redemption in 2023। तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है तो जस्ट ये लाइन लिखनी है आपको, पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसमें आपका सेक्शन का कोई काम नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रोविजन समझाना है और फिर थर्ड पार्ट में जो सिचुएशन है उसका कंक्लूजन देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपका चॉइस वाला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट डिवेंचर्स इशूड ऑफ ₹100 crore. The board of directors is willing to know the circumstances under which floating charge crystallizes and the security becomes fixed as a company secretary advise करना है आपको। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। फ्लोटिंग चार्ज crystallizes and the security become fixed in the following cases: when the company goes into liquidation, तो आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो आपका फिक्स हो जाएगा। when the company ceases to carry on its business, when the creditors or debenture holders take steps to enforce their security, that is by appointing receiver to take possession of the property charged and on the happening of the event specified in the deed, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके केसेस होते हैं जहां पर आपका फ्लोटिंग चार्ज सेट टू बिकम फिक्स्ड और टू हैव क्रिस्टलाइज्ड, बीओडी में बी एडवाइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एडवाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। Now next question. The chairman of the listed company wants to know from you the details required to be entered in the register of contracts in which a debt is interested and the requirement of the period of maintaining said register. बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है, चेयरमैन है लिस्टेड कंपनी का। अब देखो लिस्टेड कंपनी हमने यहाँ मार्क कर दी, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है तो कोई भी प्रोविजन हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उस पर अब एप्लीकेबल होता ही होता है। तो यहाँ चेयरमैन जो है लिस्टेड कंपनी का वो जानना चाह रहा है कि अगर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्टर बनना है और कैसे बनना है और क्या उसके प्रोविजंस है, ओके। तो सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डीड विद रूल 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। It requires that every company shall keep a register giving separate details of the contracts or arrangement referred to in section 184 disclosure of interest by director and other section 188 जिसमें कि आपके related party transactions होते हैं। ये सारे के सारे आपको किस में लिखने हैं, MBP 4 में लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रही हूँ बच्चों को कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को क्या निकालनी है, इसकी मिडलाइन निकालनी है, जो बच्चों को ध्यान में रखना है। देखो मैंने जैसे बोला लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब उसको हर चीज की जो भी प्रोविजन है, जो भी डिटेल्स है, उसको उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे इट रिक्वायर्स दैट एवरी कंपनी shall keep a register giving separate details referred to in section 184 and 188, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है क्या करना है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको क्या क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्शंस एंड फॉर्म्स आपको याद नहीं हो सकते। जो बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है और याद है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर ही देगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी तरीके से याद नहीं हो रहा है या आपको कंफ्यूजन है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे, नहीं, बस गलत मत लिखो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये लाइंस बता दी कि आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। द रजिस्टर शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ, ऑब्वियसली कंपनी का नाम आएगा, कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल इन विच डायरेक्टर हैज अ कंसर्न और इंटरेस्ट एज मेंशन्ड, ठीक है। 184 के अगर आपने सेक्शन 184 पढ़ा होगा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपनी के हर एक डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है हर एक बोर्ड मीटिंग में। पहले वो क्या करेगा, पहले वो अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज कर देगा कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि कोरम में सिर्फ वो डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और वही काउंट होंगे जो डिसइंटरेस्टेड हैं। अब डिसइंटरेस्टेड से मतलब क्या है, क्या वो उनका मन नहीं कर रहा मीटिंग में बैठने का, हम ये बात कर रहे हैं, नहीं। जो भी हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं मीटिंग में, ठीक है, उस रेजोल्यूशन में अगर उसका कोई इंटरेस्ट बनता है, मतलब अगर हम किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं, तो क्या उस प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां से चीजें क्या खराब हो सकती हैं। तो आप ये मान लो कि अगर उस चीज में कहीं भी उसका इंटरेस्ट की जगह आप क्या टर्म यूज कर सकते हो, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, या रिलेटेड है वो उस चीज से, तो वो काउंट करा जाएगा कोरम में, अदरवाइज नहीं करा जाएगा। मतलब अगर वो डिसइंटरेस्टेड है, डिसइन्वॉल्वमेंट है, अनरिलेटेड है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो द पर्टिकुलर द कंपनी, द कंपनीज बॉडी कंसर्न डायरेक्टर हिमसेल्फ टुगेदर विद द अदर डायरेक्टर हु होल्ड्स 2% और लेस पेड अप शेयर कैपिटल वुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वाली बात आ गई सारी, और आपकी 188 वाली आ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें उसमें इंक्लूड करनी है रजिस्टर में। और सच रजिस्टर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। मतलब बेसिकली क्या हो, हर डायरेक्टर को और वो खुद डायरेक्टर को भी अवेयरनेस हो, ताकि हम डिसीजन उस हिसाब से ले सकें, ठीक है। द रजिस्टर शैल बी केप्ट इन रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। इसके जो रजिस्टर्स होते हैं वो परमानेंटली प्रिजर्व होते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए रखे जाते हैं। और दूसरी बात, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा और किसकी कस्टडी में रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा, ठीक है। प्रूसी
द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन यूनाइटेड किंगडम आर सेम एज इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली उसने बोला है प्रोविजंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, तो आप वो प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो एज पर सेक्शन 203 किस कंपनी को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज देखो यूनाइटेड किंगडम का जो चैप्टर है वो आप नहीं कर सकते हो और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा रेफरेंस देने आप इस चैप्टर को मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हो। यहाँ भी क्योंकि उसने प्रेफरेंस जो रेफरेंस दिया है वो कंपनी सेक्रेटरी का कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिया है, तो आप वो एक्सप्लेन कर दोगे, आपको 1-2 नंबर मिल जाएँगे क्योंकि अननेसेसरी क्वांटिटी वाला चैप्टर करोगे, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो बच्चे पहले से कर रहे हैं और कर चुके हैं, उनके लिए सही है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कैन द फॉलोइंग पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस बिकेम मेंबर ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजंस। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाला, उसमें बताया गया है कि कौन कंपनी का मेंबर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एमके एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो सबको पता है पार्टनरशिप फर्म जो है वो मेंबर नहीं बन सकती कंपनी की। क्यों नहीं बन सकती? मतलब एमके एसोसिएट्स जो है वो कंपनी का नहीं बन सकता है मेंबर। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि वो एक इल्लीगल पर्सन है, ठीक है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म है वो लीगल पर्सन नहीं है, तो एमके एसोसिएट जो है वो कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। सेकंड है फॉरेनर, फॉरेनर में टेक द शेयर्स इन द इंडियन कंपनी एंड बिकम मेंबर ऑफ द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली उसको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट इन द इवेंट ऑफ वॉर विद दिस कंट्री, अगर अगर हमारी कंपनी है और दूसरी कंपनी जिसका फॉरेनर के शेयर्स हैं, तो जिस टाइम पे अगर हम दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई वॉर हो गया, ठीक है? तो ही बिकेम एन एलियन कंपनी एंड हिज पावर ऑफ वोटिंग एंड राइट्स टू रिसीव नोटिस सस्पेंडेड, thus डेविड कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जो फॉरेनर है वो हमारी कंपनी में मेंबर हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू कि सब सही चल रहा हो। अगर कोई दुश्मनी चल रही है तो वो नहीं होगा। सारी जो राइट्स होंगे वोटिंग के नोटिस रिसीव होने के, वो आपके क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। फिर एचयूएफ इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन ऑल्दो इट इज अ पर्सन ऑफ फॉर पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स 1961। ठीक है? तो बेसिकली जो एचयूएफ है वो पर्सन नहीं काउंट करा जाता, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस वो एक पर्सन है। तो एचयूएफ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कर्ता, ठीक है? एंड देयर इज नो लीगल बार ऑन एचयूएफ टू इन्वेस्ट इट्स मनी इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द and the company that does not prohibit membership of HUF. In this case, the shares can be registered in the name of the कर्ता of the HUF. तो मतलब आपको ये पता होगा कि HUF में जो भी कुछ होता है, जो भी डीलिंग्स होती हैं, जो मतलब ए टू ज़ी कुछ भी होता है, वो HUF वो कर्ता के नाम पे होता है। ठीक है? Can the investor education protection fund can be utilized for the activities related to हर घर तिरंगा कैंपेन में क्या यूज हो सकता है? Yes or no? As per section 125 of section 3, provide the investor education protection fund IEPF, ठीक है? जो आपका फंड होता है, उसमें जो भी पैसा होता है, ठीक है? शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर, आप सब बता दोगे। द रिफंड फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हैं। प्रमोशन फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिscharged अमाउंट among eligible and identifiable applicants for shares, ठीक है? Reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suits, ठीक है? Any other purpose incidental thereto, ठीक है? Thus as per above provisions, investor education protection fund cannot be utilized for the activities हरकत तिरंगा campaign and the regis of most of this। तो बेसिकली वो नहीं हो सकता, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका चॉइस में था, उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A, ऑथराइज्ड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इज 499 करोड़ डिवाइडेड बाय 49.90 करोड़ शेयर्स इनटू 10 ईच, ठीक है? क्या है? ऑथराइज्ड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 499 करोड़ है। अब यहाँ पे क्या है? ऑथराइज्ड भी सेम है, इशूड भी सेम है और वही पेड अप है। पहले आपने ऑथराइज करी, उतनी की उतनी उठा के आपने इशू कर दी और उतनी की उतनी आपकी पेड अप हो गई, ठीक है? उसका बाइफरकेशन दे रखा है। साथ में 74% ऑफ शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो हमारी सारी चीज है वो समझ में आ गई कि बेसिकली ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गई? वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो गई, ठीक है? एंड द बैलेंस शेयर्स आर हेल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। तो हम किस तरह सबसे हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, दैट्स इट। अब आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ध्यान में रखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस लगाने हैं। तो द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ XYZ लिमिटेड, मतलब XYZ लिमिटेड क्या है? हमारी गवर्नमेंट कंपनी है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की क्या है? 1 अप्रैल 2023। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड इज अपॉइंटेड बाय 16 मई 2023 as the company secretary examine the validity of appointment of first auditor of XYZ limited in the provisions of company sector। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है? गवर्नमेंट कंपनी में एज पर सेक्शन 139 आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो। तो जो आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करोगे वो कितने दिन में करते हो? वो करते हो आप विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? जो कैग अपॉइंट होता है, कैग अपॉइंट करता है, ठीक है? तो 16 मई एंड 1 अप्रैल विद इन 60 डेज है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। अब देखो
द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी shall be in accordance with the provision of section 139 subsection 5 and 7 of the Companies Act 2013. The first auditor shall be appointed by CAG of India within 60 days from the date of incorporation, and in case in failure to do so, the board shall appoint within next 30 days and on the failure to do so by the board of directors. ठीक है, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज। तो बेसिकली इसका जो होता है वो 60, 30 एंड 60 का होता है। सबसे पहले तो कैग अपॉइंट करेगा, ठीक है, कैग अपॉइंट करेगा। अगर नहीं होता है ये चीज तो कौन करेगा, बोर्ड करेगा, और अगर बोर्ड नहीं करता है तो मेंबर्स करते हैं ईजीएम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने ये क्लैरिटी दी कि 74% शेयर्स अगर हेल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो कंपनी कौन सी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, और द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एक्साइज लिमिटेड इज वैलिड एंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। तो बेसिकली 60 डेज के अंदर अंदर तो आपका अपॉइंट हुई है। लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट 18% ऑफ द करंट ईयर। अब 18% आपका इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है, इनकर्ड लॉस ऑफ 107 करोड़। सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपकी जो कंपनी है वो कौन सी है, ग्लास मेकिंग लिमिटेड कंपनी है। अब ये ग्लास मेकिंग लिमिटेड कंपनी है मतलब ये पब्लिक कंपनी है। अब इसमें वो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, बट कंपनी को क्या है, 107 करोड़ का लॉस। तो लॉस में क्या करते हो आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो, ठीक है। तो जो कंपनी है उसने डिसाइड करा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 18%, ठीक है। हम देखते हैं हमारा कितना है। हम लास्ट 3 इयर्स का देखेंगे, इन तीनों को टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल आता है 51 डिवाइड बाय 3, इसको हम करते हैं 17%, तो हमारा आया 17%। अब ये जो 17% आया, कंपनी कितना दे रही है, 18%, तो मतलब ये वैलिड नहीं है। 17 पे देना है उसको, ज़्यादा नहीं दे सकती, इससे कम दे सकती है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं एक बार। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2023 प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी may declare interim dividend during the financial or by any time during the period from the closure of financial year till the holding of annual general meeting। interim का मतलब क्या होता है, बेसिकली बीच में आप दो दो डिविडेंड, एक साल में एक डिविडेंड दोगे, दूसरे साल में एक डिविडेंड दोगे, इस डिविडेंड से इस डिविडेंड के बीच में अगर कोई आप डिविडेंड दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो उसने बोला है कि वैसे तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है, बट यहाँ पे कंपनी को क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पास डिविडेंड की जो रेट्स हैं उनका एवरेज निकालेंगे। So in case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not declared in the rate higher than the average dividend declared। तो हमारा कितना आ रहा था, 17%, और कंपनी कितना दे रही थी, 18%, तो मतलब 17% से ज़्यादा वो नहीं दे सकती है। और ये इसमें देखो क्वेश्चन जो दिया था उसमें आपका क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन में आपके 4 ईयर्स दे रखे थे, हमें कितने के निकालने हैं, 3 का एवरेज निकालना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़े ट्विस्ट करके दिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइन इंडस्ट्री लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिसेस न्यू दिल्ली। कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं, एक है दिल्ली आपकी, न्यू दिल्ली, और एक है आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर कीप्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी एट सिंगरौली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्टिव द स्टेट्स एंड स्टेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी कैन बी केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली, ठीक है। तो आपको रेफर करना है, बेसिकली ये जो सेक्शन आपका 128 है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बेटा वो आप अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते तो हो ही, बट आप उसके अलावा भी इंडिया में कहीं भी रख सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस, सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। या आपको 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना है, और नोटिस में आपको डिक्लेयर करना है कि अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन कर रहे हो, कहाँ रजिस्टर कर रहे हो। आपने एक बार वो कर दिया, यानी गुड टू गो। ऐसा कुछ लॉ में गलत नहीं है, ये नहीं बोला कि नहीं रख सकते, आप रख सकते हो, बट आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एज पर सेक्शन आई थिंक 128 सबसेक्शन 5 है, देखो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1, ठीक है। With the rule 2A requires every company to prepare books of account, relevant books and paper financial register office. However, all or any of the books of accounts may be kept as such other place in India। अगर वो कहता है कि मुझे अमेरिका में रखने हैं, तो नहीं रख सकता था, इंडिया में रख सकता है, एज द बोर्ड डायरेक्टर्स में डिसाइड। वेयर द बोर्ड डिसाइड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू विद इन 7 days डिसीजन टू फाइल रजिस्टर ऑफ द कंपनीज नोटिस इन राइटिंग गिविंग फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। सच इंटीमेशन इज टू बी मेड इन AOC 5 टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बेसिकली आप रजिस्टर को भी तो बोलोगे ना, ठीक है। दस इन ऑब्जेक्शन कंपनी नॉट इन अकॉर्डेंस ऑफ दिस एंड हेंस नॉट वैलिड। फाइन इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे रख सकती है, ठीक है।
अब है आपका क्वेश्चन, एग्रो फूड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट। सुमित इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु होल्ड्स 101 shares of 100 each. The email ID Sumit is not registered with the company but registered with the depository of the company. The company held its annual general meeting on 15 September 2023 as per the provision of this. ठीक है, held its annual general meeting. The company sent a soft copy of annual report on 20th September through email to all its shareholders whose email ID are registered with the company excluding Sumit on the contention that email ID of Sumit is not registered with the company. ठीक है, बेसिकली वही कह रहा है कि जो ईमेल आईडी है वो नहीं है उसकी रजिस्टर्ड। ठीक है, शेयर होल्डर है, रजिस्टर्ड नहीं है, बट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी ऑफ द कंपनी। सो एग्जामिन द कंटेंशन ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ सेंडिंग एनुअल रिपोर्ट। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 36 ऑफ सेबी, सेबी क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट इन फॉलोइंग मैनर्स में देनी है। कैसे, एक तो वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे देगा, ठीक है, चाहे वो उसकी उस कंपनी के साथ हो या फिर डिपॉजिटरी के साथ हो। ठीक है, अब डिपॉजिटरी के साथ तो उसकी है ना सुमित की, तो वो लायबल बनता है लेने के। फिर हार्ड कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 136 और रूल्स मेड देयर अंडर टू ऑल शेयरहोल्डर हु हैव नॉट सो रजिस्टर्ड। ठीक है, बेसिकली देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ईमेल आईडी नहीं बनी होती है। ठीक है, आजकल के बच्चे तो हैं, आजकल के लोग ही तो हैं जो ईमेल आईडी बना देते हैं, जो बहुत पुराने-पुराने हैं और कंपनीज़ इतनी पुरानी-पुरानी है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको आप क्या करो, उनको आप हार्ड कॉपी भेजो। ठीक है, हार्ड कॉपी एंड फुल टू शेयरहोल्डर हू रिक्वेस्ट फॉर द सेम, और हार्ड कॉपीज़ आपको उनको भी भेजनी है एनुअल रिपोर्ट्स की, और उन सारे शेयर होल्डर्स को जिनके पास क्या है, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है, सो द लिस्टेड कंपनी शेल सेंड एनुअल रिपोर्ट टू होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे आप नोटिस भेजते हो लेस देन 21 डेज, ऐसे ही आपको भेजनी होती है। तो एग्रो फूड जो है वो सेंड करेगी। ठीक है, एंड फर्दर कंपनी डिड नॉट सेंड एनुअल वैलिड रिक्वायर्ड टू शेयर होल्डर हु दस इन द कम्युनिकेट्स कंटेंशन ऑफ एग्रो इज नॉट करेक्ट इफ इट इज नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन 36। तो ये क्या है, आपकी एग्रो लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स लिस्टेड है और लिस्टेड कंपनी के कंपाइलेशन में ये चीज उसकी गलत है, उसको भेजनी चाहिए। अब पार्ट 2, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी। पार्ट 2 में आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी एंड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस वेयर अ प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव इज काउंटेड फॉर कोरम। बेसिकली जो आपका प्रॉक्सी है, ठीक है, वो कोरम में काउंट होता है या नहीं होता है। और दूसरी चीज, कैन अ डायरेक्टर अपॉइंट अ पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग ऑन इट्स बिहाफ, तो नो। ठीक है, प्रॉक्सी का आपको क्या मीनिंग समझाना है और सर्कमस्टेंसेस बताने हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी अंडर सेक्शन 1051 सबसेक्शन 1, any member of the company entitled to attend and vote at the meeting of the company shall entitled to appoint other person as a proxy attend and vote at the meeting on his behalf। ठीक है, प्रॉक्सी को बोलने तक का हक नहीं होता मीटिंग में। ठीक है, एंड शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल, पोल पे ही वो वोट कर सकता है, बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ अटेंड जरूर कर सकता है। ठीक है, उसके तो सारे प्रोविजंस गिवन हैं। एज पर रूल 19 ऑफ द कंपनीज दिस अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50। ठीक है, 50 and holding in aggregate or not more than 10% of total share capital. Member holding more than 10% total share capital of the company carrying vote may appoint a single person as a proxy and such person carrying voting rights may appoint a single person or proxy such shall not affect the proxy list। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली वो कोरम में होगा कि नहीं होगा। तो जो आपका SS2 है वो स्टिपुलेट करता है। ठीक है, तो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट और दिस हैं shall deemed to be a member person present and enjoys the rights of the member enjoys। ठीक है, देखो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं, ये आपके मेन हैं, ये आप 3 लिख दोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी, डायरेक्टर हैज़ 2 ऑप्शंस, तो बेसिकली डायरेक्टर तो ऑब्वियसली वो जो है वो ऐसे अपनी जगह प्रॉक्सी तो रख नहीं सकता। वो क्या करेगा, अगर वो प्रेज़ेंट नहीं है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो अटेंड कर देगा, और टू एब्सेंट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एब्सेंट कर देगा। तो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि विमेन डायरेक्टर का है। विमेन डायरेक्टर का बच्चों को ना बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है। विमेन डायरेक्टर बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि भैया करना क्या है। ममता इज अ वुमेन डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, 15 जुलाई को शी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कैजुअल वैकेंसी अब वो हो गई। ठीक है, तो उनको क्या है, रीअपॉइंट करना है वुमेन डायरेक्टर को। अब जब वो रीअपॉइंट करेंगे वुमेन डायरेक्टर को, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो तभी की तभी कर दें या एक टाइम फ्रेम है। तो वो कितना टाइम फ्रेम है वो आपको लिखना है, और वही आपका यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि जो सांची है वो वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करा ऑन 16 सितंबर 2023। ठीक है, टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर व्हिच इज अकर्ड ऑन रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन है ना ये 149, उसका आपको पूरा लिख देना है वुमेन डायरेक्टर का। ठीक है, होता क्या है मैं बता देती हूँ एक बार। जो वुमेन डायरेक्टर है ना एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, ठीक है, आपको उसको अपॉइंट करना है इमीडिएटली द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। 3 महीने दिए जाते हैं या जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो दी जाती है, विच एवर इज लेटर, क्योंकि आप बोर्ड मीटिंग भी अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम फ्रेम में करोगे, तो जो भी आपका बाद में आ रहा है आपको लेट तक की वो दी जाती है छूट। ठीक है, तो ममता को क्या करा, ममता ने 16 सितंबर को क्या है फेल हो गई।
ठीक है। वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर अरोजन 15 जुलाई और 16 सितंबर को भर दी थी, तो ये बेसिकली विद इन 3 मंथ्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ रह जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विल एक्सपायर ऑन 15 अक्टूबर, और जबकि कब आ गई वैकेंसी, कब फिल हो गई आपकी 16 सितंबर। ठीक है, उसमें दूसरी चीज़ और दी थी कि अगर उस को वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 अक्टूबर, अगर 1 अक्टूबर को अपॉइंट करिए तो भी, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपका क्या हो रहा है, आपका पूरा टाइम खत्म हो रहा है। राइट, ठीक है। So now, fourth का C, Amit, who has vast experience in the area of managing a steel manufacturing company for more than 20 years, and he has a qualification of MBA from IIM, and also he is also chartered accountant। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है किसकी, अमित की। अब TQR लिमिटेड है, ठीक है, वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ही है, वो क्या करती है, वो अमित को अपॉइंट कर लेती है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। इसमें से क्या बोला है, ये जो आर्टिकल्स हैं वो भी क्या बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम आप अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, एग्जामिन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है। एंड दूसरी चीज, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो क्या होता। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे आर्टिकल्स में कुछ लिखा होता है तो हम उसको मानते तो ऑब्वियसली हैं, बट वो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखे हुए को ओवरराइड करती है या क्या करती है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए कंपनीज एक्ट क्या है, सबसे ऊपर है। पहले आपका कंपनीज एक्ट होता है, फिर आपका एमओए होता है, और फिर आपका एए होता है। ये आपकी हायरार्की होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट वंस यू हैव दिस क्लैरिटी इन योर माइंड कि कौन किस हायरार्की में है और क्या चीज हमें देखनी है, तो वो कंफ्यूजन आधा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि आर्टिकल्स में लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को लाइफ टाइम अपॉइंट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एज पर सेक्शन 196 सब सेक्शन 2 इट इज मेंशन्ड कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर यही चीज है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, एज पर सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी, सबसे पहले तो नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। ये सबको पता है। फर्दर, कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एट इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, फुल टाइम डायरेक्टर और पीरियड एक्सीडिंग 5 years at a time, and no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका प्रोविजन है 196 सबसेक्शन 2, ये आपका जो है अप्लाई होता है, कंप्लाई करना है किसको, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी बोथ, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। तो जो सेकंड चीज थी, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सिर्फ तब तक रहेगी जब तक वो अपना उसमें कंपनी में काम करता रहेगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन इफ द अमित इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन फॉर लाइफ टाइम, देन सच अपॉइंटमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ऑफ सेक्शन 196 सबसेक्शन 2, एंड TQR प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट अमित एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years। सबसे पहले मैंने आप पहले भी बोला था, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है अकॉर्डिंग टू दी केस। अब अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में हिज अपॉइंटमेंट कैन बी मेड फॉर अ पीरियड टिल ही रिटायर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, जब तक वो काम करेगा। और देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि दैट एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट और रेजोल्यूशन शेल टू द एक्सटेंट टू विच इट इज रिपेगेंट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिकम्स। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, कॉन्ट्रावेंशन में होगी, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। देयरफॉर इन केस ऑफ PQR लिमिटेड MD कांट बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, डायमंड लिमिटेड issued a notice for holding its annual general meeting on 5th September. The notice was sent to all members on 14th August through email, ये इंपॉर्टेंट है मार्क करने की, which was received by them on the same day. Sunita, who is a member of the company holding 10% of share capital, alleged that the company has defaulted the provisions of Companies Act 2013 with regard to the length of notice, and such meeting was not validly called. Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine whether the length of the notice convening the annual meeting is valid or not. ठीक है, और क्या आपका आंसर होगा, व्हाट विल यू आंसर इफ द डायमंड लिमिटेड इज सेक्शन 8 कंपनी। तो हमें दोनों के प्रोविजंस देखने, सितंबर को मीटिंग है और 14th अगस्त को आपका क्या जा रहा है, नोटिस जा रहा है। तो ये जो डेज है ना, ये आपके 20 डेज बनते हैं, एक्सक्लूडिंग 14th डे एंड 5th सितंबर। डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड। बट यहाँ पर क्या भेजा गया है, यहाँ पे नोटिस भेजा गया है आपका मेल के थ्रू। ठीक है, so the expression 21 clear days means the date of service and the date of meeting shall be excluded by calculating 21 days। बट आपका ये चीज इसमें इम्प्लाई इसलिए नहीं होगा बिकॉज वो मेल के थ्रू भेजी है। ठीक है, पहले आपने क्या करा, आपने पूरा प्रोविजन समझाया कि 21 क्लियर डेज होने चाहिए,
उसके बाद 21 क्लियर डेज का जो रेफरेंस है वो आपने समझा दिया। डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम 5 सितंबर एंड डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस इज दिस। ठीक है, तो वो आपके कितने हुए टोटल? सिंस द नोटिस वाज नॉट बी सेंड बाय पोस्ट देयर इज नो नीड टू ऐड फर्दर 2 डेज इन द ट्रांजिट पीरियड, लेंथ ऑफ नोटिस देयरफॉर 21 डेज व्हिच मीन द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज वैलिड। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी में आपके कितने दिन होते हैं? 14 डेज होते हैं। तो इस सेक्शन 8 कंपनी देन नोटिस की जो लेंथ है वो आपके 14 डेज होने चाहिए, वो भी आपका कंप्लाई कर रहा है बिकॉज जो वो ड्यूरेशन है वो कितना है आपका? 20 डेज है, एक्सक्लूडिंग द 2 डेज। मैं तो एक्सक्लूड कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट एक्सक्लूड नहीं करना है तो आपके कितने 22 डेज हो जाते हैं। कर रहे हैं 5A। ठीक है, इसमें क्या है देखो, द एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ ट्राइमेटल बियरिंग्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, मैंने आपको बोला है हमेशा मार्क करना है आपको। ठीक है, was called on 31st August 2023 after issuing due notice. 120 members were personally present at the AGM. After the chairman declared the presence of quorum, a section of the members disrupted the proceedings demanding bonus shares and higher dividend. After waiting with half an hour as the members continued to disrupt the proceedings, chairman adjourned the AGM to 15th September 2023. सबसे पहले क्या है? 31st अगस्त को हो रही है और फिर वो सीधा कब हुई? 15th September. Referring to the provisions of the Companies Act 2013, state whether the chairman of annual general meeting can adjourn the meeting suo motu or not. ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहा है तो SS2 provides that a duly convened general meeting shall not be adjourned unless the circumstances so warrant. The chairman may, at his discretion, adjourn the general meeting in the event of disorder or other like causes when it becomes impossible to conduct the general meeting and complete its business. Demand for more dividend and issue of frequent bonus is a common occurrence in the AGMs of so many companies. However, the members hardly ever disrupt the proceedings of annual meeting. In this case, even after a half an hour, order is not resorted, the chairman can adjourn the AGM. Thus, the action of chairman to adjourn the meeting suo motu is well within his power and his order. बेसिकली चेयरमैन है, अगर उसको लग रहा है कि जो हमारी मीटिंग है वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है, डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो एडजर्न कर दे। तो इस केस में भी जब हाफ एन आवर तक मामला नहीं ठीक हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? वो आपकी एडजर्न हो गई। सेकंड क्वेश्चन है आपका, COVID-19 pandemic has shifted India towards digital business and MCA and SEBI has allowed companies to conduct their board meetings as well as general meeting to hold virtually. As a company secretary, answer the following questions of board of directors of Digital Limited, listed company है ये, which is planning to conduct their board meeting and general meeting through video conferencing. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, how to accommodate the shareholders who wants to speak to ask questions in view of the large attendance of shareholders throughout the length and breadth of the country. पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इन दी नोटिस ऑफ AGM, it may be mentioned that if any member wants to speak, they may get their names registered with the company and it will be at discretion of the chairman to allow the speakers to speak, depending upon the availability of time. ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? Why the proxy provisions are dispensed with in case of general meetings held through video conferencing? क्यों हटा दिए गए प्रॉक्सी वाली चीजें? तो इन बी बोल रहा है जनरल मीटिंग थ्रू VC or AVM. It is stipulated that in case of video conferencing meeting, there is no question of proxy attendance. A shareholder can himself attend the general meeting from wherever he is located. Same applies to the case with e-voting. In case of e-voting, also there is no proxy to vote on behalf of the shareholder. ये तो बहुत ही सिंपल चीज है कि ऑब्वियसली वो क्यों देगा। थर्ड क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू मेंशन वेन्यू ऑफ द मीटिंग इन द नोटिस, इफ सो व्हाट वुड बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग फॉर मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? अगर वेन्यू होता है तो कहाँ होता है? यस, प्लेस ऑफ मीटिंग शैल बी प्रोवाइडेड इन द नोटिस इन केस ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स डीम्ड वेन्यू टू बी गिवन। ठीक है, तो वेन्यू दे सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका, the board of directors of Omega Computer System Limited listed company consisting of 12 directors, out of which the position of 2 directors were vacant. ठीक है, the company secretary under the authority of the chairman sent a circular resolution on 1st July 2023 to all the directors both by registered office and email. By 7th July, out of 10 directors, 6 directors assented to the proposal, while 4 directors, including 2 interested directors, requested convening a board meeting to decide the issue. Referring to the provisions, आपको बताना है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है जब हम कोरम की बात करते हैं तो इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग जो हमारे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग सेक्शन 175, a company may pass resolution by circulation. However, no resolution by circulation shall deem to have been passed unless the resolution has been circulated in draft form together with necessary paper to all the directors. आप सर्कुलेशन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनली आपको हर एक डायरेक्टर को हर एक रेलेवेंट पेपर विद सर्कुलेशन देना है एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया बाय हैंड डिलीवरी और बाय स्पीड पोस्ट और बाय कोरियर और बाय थ्रू ईमेल. The resolution by circulation must be passed by majority of directors entitled to vote.
In this case, 2 interested directors are not entitled to participate or vote on the resolution. As 6 out of eligible directors has approved the resolution in an ordinary course, the resolution circulation is deemed to be passed. Passing resolution by circulation shall be considered as if it had been passed by duly convened meeting of the board. However, if not less than 1/3 total number of directors of the company required resolution must be duly convened board meeting, the chairman should convene the board meeting to decide the issue. So interested directors are also entitled to demand circulation is that by regular voting. अगर रेगुलर बोर्ड मीटिंग है तो उसमें जो है वो डिसाइड हो जाता, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन दिस, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ, क्या क्या है, 3 आपकी कंपनी है, उनका स्टेटस, पेड अप शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। आपको बेसिकली बताना है एसआरसी का। तो देखो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी जो है उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, तो वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर 1000 से ऊपर जाते हैं या 1000 होते हैं, 1000 से ऊपर होते हैं, तो यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो इसमें देखो, इसमें आपका ये नील है, लेकिन इतने शेयर होल्डर्स हैं तो ये भी कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये और ये हैं तो कॉन्स्टिट्यूट होगी, और यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूट होने की जरूरत नहीं है। अब देखो आंसर में क्या है, सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी consist of more than 1000 shareholders, debenture holders, deposit holders and other security holders at any time during financial shall constitute stakeholders relationship committee। ठीक है, तो 1000 से ऊपर, नॉट 1000, मोर देन 1000, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ये आपको करनी है। तो हेंस ऑल आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट आरसी एसआरसी। एक सेकंड, अच्छा टोटल ना, सॉरी, हाँ ये भी होगा 1250 प्लस 999 हो गया ना, तो इन तीनों को ही तो ये मिलाकर तो 1000 से ऊपर हो गया। SS1 stakeholder relationship committee shall meet as often as necessary subject to the minimum number of frequency as per law। तो as per law कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही मीटिंग करनी है, आप कितनी भी मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी हेल्ड बाय एसआरसी इन फाइनेंशियल ईयर। तो आप कितनी भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एज पर दिस रिलेशनशिप कमेटी shall consist of chairperson who shall be non-executive director and such other members as not described by the board। तो सिंपल है, आप कर लोगे पढ़ के आराम से, जो आपका ये वाला है, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सुदीपितो was appointed as a director of Pragati CNC Machines Limited। He already holds directorship in 9 public companies and 1 private company which is subsidiary of public company। तो पब्लिक कंपनी हो गई, तो मतलब 10 पब्लिक कंपनीज हो गई। Decide the validity of his appointment। 10 public companies including 1 private company which is deemed to be public company, hence Subito cannot be appointed as a director in Pragati CNC Limited। Appointment is invalid। ठीक है, आपको क्या करना है, a director can hold maximum of 10 directorship in public companies as per this। As per the explanation for requiring the limit of public companies, which person can be appointed as a directorship in private companies that are either holding a subsidiary public and shall be included। So is already directorship in 10 public companies including 1 private company, तो वो आगे क्या है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलरेडी होल्ड कर रहा है ना वो 10 में, तो वो प्रगति में नहीं होल्ड कर सकता, बन सकता। देवानंद did not attend any board meeting of Albatross Refrigeration Limited for 16 months due to severe medical condition with the permission of the board। ठीक है, तो क्या वो कंटिन्यू रह सकता है डायरेक्टर, नहीं, क्योंकि 16 मंथ्स हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू 167 subsection 1, the office of director is vacated when he absents himself from all the meetings of the board held during 12 months with or without seeking leave of absence for the company, and despite his medical condition the position directorship of this has become vacant and he cannot continue to be a director of the company। थर्ड है आपका रतन, a director of Amarnath Seeds Limited did not pay the last call amount of 5 lakhs for the past 7 months। The call notice never reached him due to loss in postal transit and hence it is his contention that he is not disqualified to be a director of the company। Again जो आपका सेक्शन है 164 सबसेक्शन 1, उसने क्या करा, उसने 7 मंथ्स, हमारे क्या है यहाँ पे 6 मंथ्स की चीज है कि अगर आपने लास्ट कॉल मंगाने के बावजूद आपने 6 मंथ्स तक पे नहीं कराया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो देखो Ratan cannot take refuge in the fact that he has not received the final call notice from the company due to loss of postal transit। A director of the company has collective responsibility for all the decision of board directors। ठीक है, तो रतन cannot take refuge and non receipt of call और hence वो क्या है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। He has not paid calls in respect of any shares, 6 months have elapsed from the last date of payment of call, so he cannot become a director। He stands disqualified for holding directorship in Amarnath Seeds Limited। Okay।
तो ये जो है, ये आपके पूरा 5th क्वेश्चन मैंने ऑप्शनल जो लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी के पार्ट 3, a newly qualified company secretary has just started practice. The first assignment he received was certification of annual return of an existing listed company. He wants to know from you whether communicating with the earlier company secretary of the listed company about this assignment is mandatory or not. एंड ऑल्सो परमिटेड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब अगर आप उसको इन्फॉर्म करते भी हो या परमिट कर लेते भी हो तो आप किस वे ऑफ कम्युनिकेशन से लोगे। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को एडवाइस करो, तो बेसिकली आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि मैम क्यों, ऐसा क्यों? देखो, वो न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है इसीलिए नहीं, इसीलिए बल्कि क्योंकि वो एनुअल रिटर्न्स में डील कर रहा है, और एनुअल रिटर्न्स में भी एमजीटी 7 जो आपका है वो बहुत मेन एक फॉर्म है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts the position of company secretary in practice which was previously held by another PCF without first communicating with the previous company secretary in writing. ठीक है, communication with the previous elective shall be in writing and shall fulfill the requirements of section 144 Indian Evidence Act. This is to ensure the proof of delivery of to the previous PCS. Oral communication is no communication. ठीक है, hence informing the previous PCS over telephone is not permitted. However, use of tools of modern technology like WhatsApp is permitted subject to the condition that the current PCS taking up the assignment is able to establish that the business was reward to the previous PCS. तो मतलब WhatsApp कर सकते हो, in writing है, लेकिन उसको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, the communication accepting the position of sending communication to other PCS is incumbent, मतलब वो नहीं माना जाएगा। The PCS arises only in case of exclusive areas practice of CS। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, exclusive areas of PCS। तो ये नहीं बोल रहा है सब में करो। For example, attestation of certificate of MGT 18 or annual return of the company in form MGT 7 under section 92, ठीक है, is exclusive domain of the PCS. Hence, sending a prior communication to the earliest PCS is not mandatory under clause this। अगर आप DR12 करते हो, AOC 4 करते हो, AOC 4 XBRL करते हो, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूसिव फॉर्म्स है MGT 8 एंड MGT 7 वो अगर आप करते हो तो यू हैव टू कम्युनिकेट द प्रायर PCS इन राइटिंग, वरना आप क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि थोड़े बच्चे जो भी थोड़ा जानते हैं कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, उन्होंने देखा होगा कि जो हमारा MCA पोर्टल है उस पर जैसे ही आप MGT 7 और MGT 8 ये दो फॉर्म्स बेसिकली आप फिल करते हो, तो आपको यूडीआईएन में जाकर भी आपको फिल करना होता है कि आपने ये फॉर्म फिल करा है। यूडीआईएन एक आपका पोर्टल होता है जिसमें आपको अपने मेंबर बनने के बाद जब सीओपी होती है आपके पास ऑब्वियसली, तो आपका वहाँ पे जनरेट हो जाता है, वहाँ पे आपको फिल करना होता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनका आपको खासकर से ध्यान रखना है। अब सेकंड है, स्टेट दो सर्कमस्टेंसेज अंडर विच पोस्टल बैलेट फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सेकंड एज पर पैरा 16, ये सब बकवास है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पोस्टल बैलेट फॉर्म shall be considered invalid if a form other than one issued by a company has been issued. It has not been signed on behalf of the member. Signature on the postal ballot form doesn't match the specific signature with the company. It is not possible to determine without any doubt the assentee। तो सिंपल, या तो आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इसने मेंशन कर दिए। मैं आपको बोलूंगी अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एटलीस्ट जो है आपका आप 10 पॉइंट्स लिखो या फिर 5 पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा कंप्लीट होता है दिसंबर 23 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन मे भी मैंने छोड़ दिए हों तो आप वो आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बेटा वो मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए, क्योंकि इतना सारा कराना पॉसिबल नहीं है ना, तो वो सब मैंने करा दिया। साथ ही में जो भी मेरी डिविजनरी वीडियोस आ रही हैं, मैंने आपको डोरमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया, मैंने आपको एजीएम करा दिया है, ईजीएम करा दिया है, राइट, और मैंने आपको सीएसआर भी कंप्लीट करा दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है वहीं से। और दूसरी चीज, जो भी आपको मटेरियल चाहिए पीडीएफ, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो भूलना मत, वहां जाके ज्वाइन जरूर करो।